अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद साद, पीएचडी केमिस्ट्री का तालिब-ए-इल्म पोलैंड में। और मैंने एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप देखी है जिसका नाम है मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ इस अपॉर्चुनिटी को। तो इस अपॉर्चुनिटी में ये है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप है, उसमें उनको तकरीबन 3 लाख रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ जापान की तरफ से है। और 18 महीने की एक एक्सटेंसिव रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें आपको जापानीज लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी और इसके साथ साथ आपको रिटर्न टिकट भी दी जाएगी। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसे कि जो विनर्स होंगे उनको जापानीज लैंग्वेज भी आ जाएगी, तो फ्यूचर में उन्हें अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो जापान में जाके कोई जॉब करना चाहे तो इंशाल्लाह उसमें उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, उसका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी का और फॉर्म सारा हम कैसे फिल करेंगे, मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखना है, तो ये हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस में सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा रिएक्शन लगाता हूँ, उसके बाद मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसके बारे में मैं आपको एक डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, सी यू। तो स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे मैक्स्ड टीचर्स ट्रेनिंग स्कॉलरशिप 2024। ठीक है जी। तो ये हम जैसे ही लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा जो एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान, उसका लिंक आएगा। आपने उस पर क्लिक करना है। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग स्कॉलरशिप 2024, उसकी जो लास्ट डेट है वो है 9 फरवरी 2024। आपने इसको याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग भी आपने एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीज देखते हैं जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। किसकी एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट एज है, उम्र है आपकी, जो कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12 अप्रैल या उसके बाद की होनी चाहिए, 1989। ठीक है, 1989, 2 अप्रैल 1989 या उसके बाद की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आप किसी भी प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में टीचर होने चाहिए। कितने अरसे का? और 5 years इन टोटल। कब? एज ऑफ अक्टूबर 1st 2024, अक्टूबर 1st 2024 तक आपको पढ़ाते हुए 5 साल हो जाने चाहिए। ठीक है, और आप प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशनल स्कूल्स में पढ़ाते रहे हो। सही है। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा इंडिविजुअल क्राइटेरिया है जिसमें ये है कि आपकी नफ्सियात ठीक होनी चाहिए, मतलब कि तो सब कम लेना हो और आप 18 मंथ तक किसी भी बाहर मुल्क में वक्त गुजार सकने की आप में हिम्मत हो, हौसला हो कि आप उधर पहुंच के फिर ये ना कहें कि जी मुझे अपने घर जाना है, वो वाला ना हो। और फिर ये है कि आप जो डिफरेंट कल्चर्स हैं आप उसको एक्सेप्ट कर सके। आप में ये ना हो कि भाई ये तो हमारे से मुख्तलिफ है, तो इस चीज़ को बड़ा वो अहमियत देते हैं। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज वाले। तो ये बड़ा अहम है कि आपका कल्चरल एक्सपोजर, आपकी कल्चरल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप फ्लेक्सिबल हो, आप अडॉप्ट करते हो। ठीक है, इसके अलावा आप विलिंग हो जापानीज लैंग्वेज सीखने को। ठीक है, और जो रिसर्च गाइडेंस है वो भी जापानीज लैंग्वेज में होगी। तो ये चलो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, कौन सा आपके इम्तिहान होने हैं हैवी किस्म के। और इसके अलावा आपको जो जापानीज लैंग्वेज की ट्रेनिंग है वो वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ पहले प्रोवाइड करेंगी। सही है। इसके अलावा इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, वो जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो इस लिंक पे भी मौजूद है और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। सही है, डिस्क्रिप्शन में। फिर एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है जो कि आप अपने प्रिंसिपल या हेड मास्टर से करवाएंगे। इसके अलावा आपकी जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगी। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्कॉलरशिप को विन करने के लिए। ये सबसे अहम चीज़ है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के ऊपर भी। तो ये चीज़ें आपने तैयार करनी है। इसके बाद आपने इसको एनवेलप में बंद करना है। ठीक है, और एनवेलप के ऊपर आपने लिख देना है मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग स्कॉलरशिप और सेंड कर देना है इस एड्रेस पे। तो जी अभी हम इसका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, हम वो उसको फिल करते हैं। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका एक बेसिक गाइडलाइन देख लेते हैं एप्लीकेशन की। और वो ये है कि जो भी टीचर अप्लाई करते हैं उनमें जज्बा होना चाहिए कि आपने स्कूल एजुकेशन के ऊपर
जो है वहाँ पे रिसर्च करनी है। कोई भी जो आपको यूनिवर्सिटी दी जाएगी, जैपनीज़ यूनिवर्सिटी, उसमें आपने रिसर्च करनी है। इसके अलावा आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी और इसके लिए कंडीशंस क्या है, वो ये हैं कि जो आपका गारंटी कंट्री है, गारंटी कंट्री मीन्स जो पाकिस्तान है और जापान है, सही है? उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अच्छे बच्चे का तो पता नहीं, लेकिन चलो ताल्लुकात पाकिस्तान के हैं। तो इसके अलावा ये है कि आपकी जो नेशनैलिटी है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए, तो भी पाकिस्तानी, सही है। डुअल नेशनल वाली बात हम देखते हैं कि कहीं पे दी हुई है कि नहीं। इसके अलावा वो कहते हैं कि जी कोई भी कंट्री होना चाहिए जिसके जापान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हों, सफारती ताल्लुकात हों, उसके पास जिसके पास जापानी नेशनैलिटी होगी वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। भाई जिसके पास जापानी नेशनैलिटी होगी तो वो क्यों उधर जाएगा, हम ये। अच्छा, इसके अलावा द फर्स्ट स्क्रीनिंग मस्ट बी कंडक्टेड एट जापानीज डिप्लोमेटिक मिशन। इसके अलावा ये है कि जो पहली स्क्रीनिंग होगी वो एम्बेसी में होगी, जापान की एम्बेसी जो कि हमारे ही कंट्री में है, जो कि हम चूज़ करेंगे। हो सकता है कि हमारा कोई पाकिस्तानी दुबई में रह रहा हो और वो वहाँ से करे तो भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा एज की बात फिर से आ गई है कि आपकी जो तारीख़ पैदाइश है वो 2 अप्रैल 1989 की या उसके बाद की हो। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी अगर एज इससे बड़ी है तो उस सूरत हाल में आपको रिलैक्सेशन भी मिल सकती है, जिसमें यह है कि अगर आप महकमा ज़राअत में काम करते हो, मतलब मिलिट्री सर्विस में हो, ठीक है, तो वो वाला महकमा ज़राअत। इसके अलावा आपकी कभी-कभार ऐसा होता है कि वो जो तालीमी सरगर्मी है आपकी रुकी हो, डिस्टर्बेंस ऑफ वॉर, तो आप इसको चेक करें कि हो सकता है कि जैसे कि कुछ हमारे दोस्त वज़ीरिस्तान के हैं, वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह होते रहे हैं, तो शायद उनका एज लिमिट में अच्छा कि वो इस चीज़ को चेंज करवा सकते हो, ठीक है? तो आप इसको चेक कर सकते हैं बाय कॉन्टैक्टिंग एम्बेसी। लेकिन मेरे ख्याल में जो क्योंकि वॉर वाली बात है तो ऑपरेशन वगैरह होते रहे हैं, तो मे बी इस बारे में कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा एकेडमिक और करियर बैकग्राउंड जो है, आप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हों और फिर वही बात है कि आप टीचर हों और 5 साल या ज़्यादा वर्षा हो आपको, फिर लैंग्वेज एबिलिटी है, वही बात है, सेम है। और हेल्थ जो है उसका एक फॉर्म है, मिल जाएगा आपको, जो कि हमने किसी भी डॉक्टर से अटैच करवाना है, लेकिन ये बाद में है, बेसिक में नहीं है ऐसे। अब हम चलो बाकी अराइवल इन है, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं, चलो ये बाद में हम किसी और वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे। अभी हम सीधा जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, सही है? तो एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करते जाऊँगा और आप इसको देखते जाएँ। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है ये है कि ये ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में, और जो आप हिंद से इस्तेमाल करेंगे वो 1, 2, 3, 4 अरबिक होने चाहिए, और वेस्टर्न कैलेंडर में आपकी तारीख होनी चाहिए और फुल नाम होने चाहिए, ठीक है? अब चलो स्टार्ट करते हैं जी। नेम इन अल्फ़ाबेट, ठीक है? तो ये सरनेम है, गिवन नेम है, मिडल नेम है। फ़र्ज़ किया कि आपका नाम है हाफ़िज़ आसिम मुनीर, ठीक है? तो जो आपका गिवन नेम होगा वो होगा जी कैप्स हाफ़िज़, सही है? और जो आपका मिडल नेम होगा वो होगा आसिम, और जो आपका सरनेम होगा मुनीर। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है, चलिए आसिम मुनीर साहब जो है मेल, मैरिटल स्टेटस जो है वो शादीशुदा, नेशनैलिटी जो है उनकी तो पता नहीं कितनी होनी है, लेट्स सपोज हम कहते हैं पाकिस्तान। इसके अलावा जापान की नेशनैलिटी है कि नहीं, चलो नहीं है, क्योंकि अगर होती तो हम एलिजिबल नहीं होंगे। अच्छा, आप अगर आपकी है तो कब एक्सपायर होनी है, ठीक है? तो ये उस सूरत हाल में अगर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर ये पिक्चर है, उसकी एक खास डायमेंशंस है, 4.5 × 3.5 की फ़ोटो होनी चाहिए और 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। उस फ़ोटो की बैक साइड पे आपने अपना नाम लिखना है और नेशनैलिटी भी लिखनी है। उसके बाद आपकी जो तारीख़ पैदाइश आती है, साल है फर्ज़ किया 1999, 98, और महीना है आपका 9 महीना है आपका, तारीख़ पैदाइश आपकी 14 है, और फिर आपकी उम्र क्या है, ठीक, कितनी होगी। ये जो है आपकी 1 अप्रैल 2024 तक आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, उसके लिए हम ऑनलाइन एज कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप गूगल में लिखें ऑनलाइन एज कैलकुलेटर और उसमें जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और करंट डेट डालेंगे तो आपकी जो है तारीख़ पैदाइश, वो सॉरी आपकी जो उम्र है वो आ जाएगी, सही है? उसके बाद ये फिर वही बात आ गई कि आपकी उम्र जो है, आपकी तारीख़ पैदाइश 2 अप्रैल 1989 से पहले की नहीं होनी चाहिए। आपका जो मौजूदा एड्रेस है वो लिख दें, फ़र्ज़ कीजिए GSQ में हम रहते हैं, इधर के बादशाह हैं, ठीक है?
और कौन सी शहर की बंगला होगा वो लिख लें वगैरह वगैरह। शहर, पिंडी, मुल्क पाकिस्तान। ठीक हो गया जी। अगर आपका इफ योर कंट्री रिजाइड इन जापान व्हाट इज योर करंट वीजा स्टेटस। अच्छा, अगर आप जापान में हो तब की बात है, तो आप जापान में नहीं हैं, अगर हैं तो फिर आप इसका लिख देंगे कि आपका वीजा स्टेटस कौन सा है। ठीक है, वर्क वीजा है, स्टूडेंट वीजा है या क्या है। अच्छा, उसके बाद ये है कि एन एप्लीकेंट विद परमानेंट, अगर आपका कोई वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी है या लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी है, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने ये लिखा हुआ है कि बी अवेयर दैट एप्लीकेशन फॉर ओरिजिनल स्टेटस आफ्टर स्टूडेंट स्टेटस इज एक्सपायर्ड मे नॉट बी नेसेसरली अप्रूव्ड। तो इसका उसके साथ रिलेशन है परमानेंट रेजिडेंसी या लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के साथ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर फॉर जापान, आपका जापान जाने से पहले का एड्रेस। तो हम कहते हैं जी पहले ऊपर वाले की तरह है, अगर आपका मुख्तलिफ है तो फिर आप दोबारा सिटी लिखेंगे, कंट्री लिखेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आपका मौजूदा एड्रेस चेंज हो जाता है एट द टाइम ऑफ लिविंग फ्रॉम योर कंट्री, जब आप मुल्क छोड़ते हैं, तो प्लीज चेक द बॉक्स ऑफ द अबव करंट एड्रेस विल बी चेंज्ड एज फॉलोज एंड स्पेसिफाई द न्यू एड्रेस। तो फिर आप नया एड्रेस लिखेंगे और ऊपर उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका एड्रेस चेंज नहीं होता तो सेम एज अबव लिखेंगे। सही है। अगर जापान जाने से पहले पास कि आप किराए के घर में रहते हैं और फिर आपका चेंज हो जाता है, तो फिर आप चेंज वाले लिख देंगे कि अभी मेरे ये है, जब मैं जापान जाऊंगा तो मैं किसी और घर में हूँ। इस तरह अगर आपका एड्रेस जापान जाने से पहले आपके जिस मुल्क में आप रहे हैं, आपका जो अपना मुल्क है उससे डिफरेंट है, ठीक है, तो एन एयरलाइन टिकट टू जापान विल नॉट बी प्रोवाइडेड। सही है। इफ योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर फॉर जापान इज आउटसाइड योर होम कंट्री, do you understand that in principle an airline ticket to Japan will not be provided। तो जो आपका होम कंट्री है आप वही एड्रेस डालेंगे, जापान से पहले भी, जाने से पहले भी, ताकि आपको एयर टिकट मिले। मतलब आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एड्रेस भी पाकिस्तान का होना चाहिए। आप इसको यस करते हैं जी, मैं अच्छी तरह समझता हूँ ये गल। तो फिर नेम ऑफ जापानीज डिप्लोमेटिक ऑफिस, किस एम्बेसी में आप अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए। सही है। तो हम ये कहते हैं कि हम इधर करेंगे जापानीज एम्बेसी इन पाकिस्तान से। उसके बाद वो कहता है कि जापानीज डिप्लोमेटिक ऑफिस इन कंट्री ऑफ योर नेशनैलिटी इन रेफरेंस टू द फॉलोइंग पेज ऑफ दिस। अच्छा, ये उसकी इंफॉर्मेशन दी है। आप उसका जो है आप अपना फोन नंबर यहाँ पे लिखेंगे, आपका जो भी फोन नंबर है 92 सॉरी नंबर, फिर कंट्री कोड लिखेंगे। ठीक है। आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। वो कहता है कि आपका जो कोई भी जो ईमेल एड्रेस है, सही है, कुछ भी है, @gmail.com। ठीक है। तो वो आप लिखेंगे जो कि आप हर वक्त यूज करते हैं। जब आप जापान में होंगे वो यूज करेंगे, तो वही वाला अपने एड्रेस, ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद वो कहता है कि जी आपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है और टीचर्स कॉलेज, तो इफ नॉट यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो वही बात है कि आपने क्या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है और टीचर्स कॉलेज से आप कहते हो कि जी मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, कॉलेज से की है, यूनिवर्सिटी से की है, लेकिन मैं ग्रेजुएट हूँ, हाँ, तो आप एलिजिबल है। फिर आपने इसकी सर्टिफिकेट लगानी है ग्रेजुएशन की। इसके अलावा आप क्या टीचर हैं किसी स्कूल में, तो जी आप कहते हैं कि हाँ जी मैं टीचर हूँ। उसके बाद आप कहते हैं, फिर ये आपने सर्टिफिकेट लगानी होगा ना एम्प्लॉयमेंट की। फिर कहते हैं कि आपका क्या 5 साल का तजर्बा है कि नहीं, 1 अक्टूबर 2024 तक आप कहते हो हाँ। अगर नहीं करोगे तो एलिजिबल ना हो। फिर आ जाता है Do you intend to resume to work and utilize fruits of your research in teaching and blah 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 कि तो मुल्क की खिदमत करोगे कि नहीं। अगर प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए तो आपने कहना है हाँ जी मैं ज़रूर पाकिस्तान आऊँगा, मैं लोगों की खिदमत करूँगा, मुल्क की खिदमत करूँगा। उसके बाद है कि आपको पहले कभी मैक्स मिली है पहले कि नहीं, तो अगर आपको मिली है तो आप एलिजिबल नहीं है, मुझे नहीं मिली है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या पहले कभी मैक्स मिली है कि नहीं, तो फिर आप जापानीज डिप्लोमेटिक ऑफिस रब्ता करें। तो इसके अलावा आर यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर मैक्स स्कॉलरशिप, तो कहते हैं जी नहीं मैं किसी और पे नहीं कर रहा अप्लाई। इसके अलावा क्या आप कोई जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से कोई और स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं, तो
तो आपके तो नहीं जी मुझे नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर हाँ मिलेगी तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो वो आपको मिलेगी आपने उसको कैंसिल करना है ये वाली लेने के बाद। तो स्कॉलरशिप में आप नहीं ले सकते। ठीक है जी, मैं समझता हूँ इस बात को। अच्छा नेक्स्ट, इफ यू आर रिसीविंग और अप्लाइंग फॉर अदर स्कॉलरशिप, अगर आप कहीं और किसी और स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो जी आपने महकमा ज़राअत की स्कॉलरशिप पे फर्ज कि आप जा रहे हैं तो आपने लिख देना है कि जी मैं इस स्कॉलरशिप पे जा रहा हूँ या रही हूँ। इसके अलावा आपके एकेडमिक रिकॉर्ड है कि आपने ये कैसे कैसे डालनी है चीज़ें यहाँ पे। तो राइट योर रिकॉर्ड फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन टू मोस्ट रिसेंट एजुकेशन लेवल। तो जी आपने स्टार्ट करना है कि सबसे पहले आपने प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल की, उसके बाद आप आ जाते हो एफएससी के ऊपर, फिर आ जाते हो जी मैंने बीएससी कहाँ से की, बीएस कहाँ से किया, फिर मैंने एमएस कहाँ से किया, और इस तरह चलते जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो ऑफिशियल ग्रेजुएशन ईयर और महीना है आपने उसको पहले साल लिखना है, फिर महीना फर्ज किया कि मैं कहता हूँ कि मैंने 2012 में बीएससी की और महीना था 8, तो आप लिखेंगे 2012/8वां। ठीक है, तो ये हो गया जी। उसके अलावा मिसाल के तौर पे कहते हैं कि फर्ज किया अगर आप अक्टूबर इनटेक में और सितंबर में ग्रेजुएशन हुई आपकी, तो आप पुट करेंगे सितंबर महीने की जगह पे, मतलब सितंबर की जगह आप 9 डालेंगे नंबर, और ऑफिशियल जो मंथ आपका होगा वो ये वाला होगा। इसके अलावा अगर आप एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट हैं, मतलब आपको डिग्री नहीं मिली ग्रेजुएशन की लेकिन आप टीचर हैं, तो फिर आप जो आपका एक्सपेक्टेड साल और महीना है आप वो लिखेंगे। लेकिन क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी में ही लिखा हुआ है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो ये जो बात लिखी है एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट, तो इसको फिलहाल छोड़ ही दें, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इसके अलावा है कि अगर आप एप्लीकेशन में ये सेलेक्ट करते हैं कि अदर स्टेटस, ठीक है, तो आपने उसमें फिर कुछ लिख देना है कि लीव ऑफ एब्सेंस या विथड्रॉल या कुछ भी लिख देना है, आपने इसको एम्प्टी नहीं छोड़ना। इसके अलावा प्रिपरेटरी एजुकेशन फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन इज इंक्लूडेड इन अपर सेकेंडरी, इसको छोड़िए। ठीक है जी, अगर आपने कहीं पे छोड़े हैं तो कोई साल आपने छोड़ दिए बीच में, तो वो आपने लिख देने हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ जमातें स्किप की हैं तो वो भी आपने लिख देनी है। कहते हैं कि जैसे आप सीनियर स्कूल छोड़ देते हो ग्रेजुएशन के लिए, तीसरी जमात के बजाय हम डायरेक्ट 5वीं में बैठ गए, तो इस तरह की, लेकिन वो प्राइमरी स्कूल वगैरह मैटर नहीं करता, कोई मसला नहीं। वो कहता है कि इफ यू अटेंड मल्टीपल स्कूल एट द सेम लेवल, अगर आप एक ही वक्त में 2-3 स्कूल में थे, लाइक अगर आपने बीएससी स्टार्ट की तो बीएससी का आपका एक साल आपका एक शहर में है, फिर आप किसी और शहर चले जाते हैं, ठीक है, तो अपने सारे स्कूल्स का नाम लिखना है जहाँ पे। आपके अलावा आप एक अलग पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर इसके ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आती, ठीक है। बस क्या एलिमेंट्री आपका स्कूल कोई भी है, ठीक है जी, महकमा ज़राअत नंबर 2 प्राइमरी स्कूल ब्ला ब्ला, ठीक है, ये लिख देना है कौन से उसमें है, सूबे में है, ठीक है, और कहते हैं पंजाब में है, इस तरह कब से कब तक है, फ्रॉम तो आपने पहले ईयर लिखना है, ठीक है। तो आप कहते हो कि जी मैं 1992 से, और महीना था जी 9, और मैं जो है कब तक कहाँ रहा हूँ वहाँ पे 1996 तक रहा हूँ, और 8वें महीने तक रहा हूँ, ये आपने लिख देना है। कौन सा शहर है जी, कोई भी आप लिख दो, आपकी कितने साल आप रहे हो, तो आप कहते हैं कि जी हम जी 5 साल रहे हैं, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 92, 93, 94, 95, 96, तो 5 साल हो गया फर्स्ट किया। इसके अलावा आपका जी इस तरह लोअर सेकेंडरी एजुकेशन है, आप इसमें भी ऐसे ही पुट करेंगे, प्राइमरी स्कूल हो गया, मिडिल स्कूल है, कुछ है, हाई स्कूल है, आप फिर बीएस की डिटेल्स डालते हो, ठीक है, एफएससी की डालते हो, बीएससी की डालते हो, इसके अलावा आपकी कुछ और है तो वो डालते हो, जहाँ पे आपकी नहीं है तो आप उसको लिए छोड़ सकते हो, कोई मसला नहीं है, सही है। अब देखो जहाँ पे ये बैचलर है आपकी, आप यहाँ पे बैचलर लिखोगे, जहाँ तक आपकी बैचलर कंप्लीट हो जाती है। अगर आपकी यहाँ पे मास्टर्स है तो आप मास्टर्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इसकी डिटेल डालोगे। अगर आपकी फिर यहाँ पे अगर ये मास्टर सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके यहाँ पे डॉक्टरल आ जाएगा, तो ये इस तरह कंटिन्यू रहेगा आपको। इसके अलावा आपकी टोटल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितनी हो जाएगी, तो ये जितने भी आपकी कॉलम में ईयर्स ऐड होते जाएंगे ना, बस कि 5 साल है, फिर मैंने 5 साल हाई स्कूल में गुजारे, 2 साल मिडिल स्कूल में गुजारे, फिर मैंने 3 साल हाई स्कूल में गुजारे, फिर मैंने या जो भी है 5 साल इसमें गुजारे, प्राइमरी में 5 साल हाई स्कूल में चला गया, 2 साल मैंने एफएससी में गुजार दिए, और 4 साल मैंने बैचलर में लगा दिया। तो ये सारे सम अप करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है।
इसके अलावा आप यहाँ पे रिमार्क्स में आप कुछ भी स्पेशल लिख सकते हैं, जैसे कि इसने कहा था कि रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं कि अगर आपने कोई लेवल स्किप किए, ठीक है, चाहे फर्स्ट किया का 8वीं के बजाय डायरेक्ट 9वीं क्लास में बैठ गया तो आप क्यों बैठ गए? तो इस तरह का आपने कोई भी स्कूल का लेवल स्किप किया हो तो आपने वो वजह लिखनी है, लेकिन वो कोई भी स्किप नहीं करता। उसके बाद आप आ जाते हैं कि आप इससे पहले, ठीक है, फर्स्ट फील्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टडी इन यूनिवर्सिटी और टीचर ट्रेनिंग स्कूल। तो आप क्या पढ़ते रहे हो, ठीक है। फर्स्ट क्या वो कहता है कि जी मैंने बीएस किया उर्दू अदब में, तो आप उसके बारे में बात लिखेंगे। अगर आप कहते हो कि जी मैंने पॉलिटिकल साइंस की है, तो आप पॉलिटिकल साइंस को जहाँ पे स्टडी करो, मतलब उसके बारे में कुछ बातें लिखोगे, लेकिन बड़ी ही स्पेसिफिक होनी चाहिए। और ऐसा हो कि वो आपकी एप्लीकेशन को इस सेंस में सपोर्ट करे कि जी आपकी जो आगे कल्चरल एक्सपोजर है, जो आप टीचर्स ट्रेनिंग है ना, कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे और कैसे उसका इफेक्ट होगा आपकी ट्रेनिंग पे, आपकी जो इम्प्रूवमेंट है, आपकी जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, आपके जो टीचिंग पर्सपेक्टिव्स हैं वो कैसे इम्प्रूव होंगे। तो थोड़ा सा उन चीज़ों को लिंक करके आपने अपनी स्पेशलाइज्ड स्टडी बतानी है कि आप कैसे पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद है स्टेट द टाइटल्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ बुक्स एंड पेपर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ग्रेजुएशन थीसिस ऑथर्ड बाय एप्लीकेंट। अगर आपने कोई किसी जरीदे में कोई आपने पेपर पब्लिश किया है, कोई आपने मजमून लिखा है, तो आप उसकी ये डिटेल्स डालेंगे, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में भी आप किसी जर्नल वगैरह में कुछ लिखते आ रहे हैं, तो आप उसके बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा आपका स्टेटस क्या है, आप टीचर हैं फर्स्ट क्या, ठीक है, आप टीचर हैं तो आप किस स्कूल में टीचर हैं, ठीक है, आप वो लिखेंगे। आपका कौन सा प्रोविंस है, कौन सा शहर है, आपने ये डिटेल डालनी है। उसके अलावा आपका एम्प्लॉयमेंट का जो पीरियड है वो कब से है। फर्स्ट किया तो मैं कहता हूँ कि मेरे 2012 से एम्प्लॉयमेंट है और इस महीने से है, और 2024 के इस महीने तक, तो मतलब कंटिन्यू होनी चाहिए ना। अब ये तो आप एडिट नहीं कर सकते कि आप एम्प्लॉय होने चाहिए जब आपका जियो मैक्स ट्रेनिंग में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन नहीं सॉरी स्कॉलरशिप हो जाती है, तो ड्यूरेशन जो है वो आप काउंट करेंगे जहाँ से शेयर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कितने साल कितने महीने हो गए। दोबारा से आपने गूगल में लिखना है कि एज कैलकुलेटर, तो आप स्टार्ट डेट डालेंगे, एंड डेट डालेंगे, और आपकी जो ड्यूरेशन है वो आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा प्लीज टाइप प्रेजेंट टाइप ऑफ वर्क, तो आप अभी क्या कर रहे हो। कोई बंदा कहता है कि जी मैं फिजिकल टीचर हूँ, कोई कहता है कि जी मैं अरेबिक टीचर हूँ, कोई कहता है जी मैं डांस टीचर हूँ, कुछ भी पढ़ाते हैं तो आप उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वर्किंग ड्यूटीज हो गए, सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। फिर वही बात है कि यूनिवर्सिटी फैकल्टी एलिजिबल नहीं है उसके लिए। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एज ए टीचर एट प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स, तो आपने इसके बारे में लिखना है, सही है, जो आपका जो रिकॉर्ड है। राइट द रिकॉर्ड बिफोर द मोस्ट रिसेंट एम्प्लॉयमेंट एज द मोस्ट रिसेंट वन has been already stated in 18 your status occupation, ठीक है। आपने स्टार्ट कैसे करना है, राइट द रिकॉर्ड बिफोर द मोस्ट रिसेंट एम्प्लॉयमेंट एज द मोस्ट रिसेंट वन हैज बीन ऑलरेडी स्टेटेड, तो आपने स्टार्ट करना है, आप किस स्कूल में पढ़ाते हो, आपका जॉब कंटेंट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फिर आप इस तरह फॉलो अप करते जाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपने जो लेटेस्ट है वो लिखना है और इसी तरह फॉलो करते जाना, सही है। नेक्स्ट 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 जाएंगे, जॉब स्टेटस आपके जितने भी हैं आप वो फिल करेंगे। पोजीशन है, जो मंथ है, ईयर है, ये सारी है। तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को रैप अप कर रहा हूँ। ये जो चीज़ें आसान है वो मैं छोड़ रहा हूँ, ये सेम है सबका, तो फिर वही सेम है। आपका टोटल पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना हो जाएगा, तो ये सारा आप ऐड करेंगे। जहाँ पे आप फर्स्ट क्या आप कहते हैं कि जी मैं पहले 2 साल प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता रहा हूँ, फिर मैं 2 साल मिडिल स्कूल चला गया, फिर मैं 2 साल हाई स्कूल चला गया, तो ये सारी जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो आपने ये डालनी है। और उसके बाद आपने सारा यहाँ पे एड सम अप करके इधर डाल देना है, ओके। नेक्स्ट है आपका योर रिसर्च प्लान इन जापान, कि आप जापान में क्या करोगे जापान जाके, तो ये बहुत ही आपकी जो एप्लीकेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि ये आपका जो रिसर्च प्लान होगा ये एप्लीकेशन की सक्सेस या आपकी फेलियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ, सही है। और जो है ये इन मोर देन 150 वर्ड्स, 150 वर्ड से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 150 वर्ड है, ठीक है। तो जब हम वर्ड में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसमें साथ में लिखा आता है कि भाई कितने वर्ड्स को हैं, तो 150 बहुत ही कम है, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये वही बात है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हम इसके बारे में कुछ एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। तो रिसर्च प्लान आपने बनाना है। इसके अलावा आपकी टीचिंग की फील्ड कौन सी है, रिसर्च थीम कौन सा है। फर्स्ट क्या आप कहते हो कि जी स्पेशल किड्स के लिए जो मेरा रिसर्च थीम है, मैं चाहता हूँ कि स्पेशल किड्स इन पाकिस्तान को हम कैसे डील कर सकते हैं, उनके लिए सेपरेट सिस्टम होना चाहिए, उनके लिए हम कैसी कैसी टीचिंग टेक्निक्स ला सकते हैं, तो हमने इसके बारे में लिखना है, ठीक है। राइट इन कनेक्शन विद द पास्ट फील्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टडी इन यूनिवर्सिटी या टीचर, बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल।
तो वही बात है कि आप जो पीछे कहते हो कि जी मैंने स्पेशलाइज़ेशन की हो या फलाँ सब्जेक्ट में, तो फिर आप कहते हो मैं बच्चों को ये पढ़ाता हूँ, तो मेरा जो रिसर्च थीम है, आपका जो रिसर्च थीम यहाँ पे होना चाहिए वो आपकी जो डिग्री है उसके साथ ज़्यादा मैच करता है। तो आपने ये वो यहाँ पे लिखना है, उसके बाद your research plan in Japan continue वही चीज़ कंटिन्यू है, कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस पेज। अच्छा फिर नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज एबिलिटी जापानीज़ की, ठीक है? तो वो आपने लिखनी है, आपकी रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, कितनी है। तो कुछ भी आप लिख सकते हो कि जी ये देखो एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है या पुअर है। तो आप लिख सकते हो पुअर है या जो भी है। इंग्लिश के बारे में आप लिख सकते हो, अदर में आप यहाँ पे टाइप कर दो कि मुझे उर्दू आती है, पंजाबी आती है, जो भी है। और उसके बाद अ, अच्छा ये जापानीज़ लैंग्वेज का एक टेस्ट होता है, उसके बारे में लिखा है कि आपका आपने टेस्ट दिया हुआ है, तो उसका लेवल क्या है, उसका स्कोर क्या है, ठीक है? तो अगर आपने दिया हुआ है जापानीज़ लैंग्वेज टेस्ट तो उसका एक सर्टिफ़िकेट होती है और वो सर्टिफ़िकेट 2 साल के लिए वैलिड होती है, ठीक है? तो वो आपने फिर लिखना है। अगर आपने इंग्लिश का आइएलटीएस या टोफल दिया हुआ है या कोई और है तो आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन डालेंगे। दूसरी लैंग्वेज की क्वालिफ़िकेशंस जो आपकी हैं, सर्टिफ़ाइड हैं, आप उसके बारे में लिखेंगे। अगर आप चाहते हो कि जी मेरे साथ मेरी ज़वाल हासिल तो उसके लिए भी आप ये फिर उसकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, आपकी जो बेगम साहिबा हैं उस तो उसके फिर रिलेशन और नेम हो गया जी। अगर बस बच्चे हैं तो आप उसका लिखेंगे, तो जो भी होता है कि नेशनैलिटी वगैरह आ जाएगी, सही है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपने डालना है, आपका होम कंट्री में मतलब पाकिस्तान में आपका भाई है, आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, आपका गार्डियन है, कुछ भी। तो रिलेशनशिप, नेम, उसका एड्रेस, उसका ऑक्यूपेशन, पेशा क्या है, उसका फ़ोन नंबर और उसका ईमेल, ये डालनी है। इसके अलावा पहले आप कभी जापान गए हो कि नहीं, तो ये ईयर, मंथ, कब किस पर्पज़ के लिए गए हो, कब वापस आए हो, ये सब डालना है। इसके अलावा फिर मैं ये सब एक्सेप्ट करता हूँ और फिर ये कब आप एप्लीकेशन दे रहे हो, ईयर, मंथ और ये जी आपकी एप्लीकेशन पूरी हो गई। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो जो बाकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, उसके बारे में मैं दोबारा एक वीडियो बना लूँगा और जो है रिकमेंडेशन लेटर है उसके बारे में, सही है? तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।